ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ई वर्चस्वते, ओम ई सर्वस्वते। जीर्ण तन या हीन मन हो या मनस का फेर हो, पाप की दुविधा हो या फिर इस जगत का घेर हो। शरण अध्यात्म को अपना बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। वेद आयुर्वेद हो या हो ग्रहों की मुश्किलें, शुद्ध अनुष्ठान हो या सत्कर्म की मंजिलें। अध्यात्म में हर रास्ता है पास आकर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। एक और विज्ञान जादू टोने की लचर बातों से दूर शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पक्षों का स्वरूप है। इस कार्यक्रम में तंत्र द्वारा देह व परिवेश की शुद्धिकरण की मिलीजुली क्रिया का ज्ञान सब तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम तंत्र में अनिष्ट करने के पक्षों की भ्रांतियों को तोड़ते हुए इसके लाभकारी व शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करेगा। नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, सूर्य भगवान के सब दर्शन करते हैं। तो हम जैसे सूर्य की चर्चा कर रहे थे, तो आज बात करेंगे चंद्र के बारे में। चंद्र मन सो जाता है। जैसे सूर्य हमारी बाहरी पर्सनैलिटी को, अंदर की पर्सनैलिटी को बहुत प्रभावित करता है। सूर्य जैसे आत्मा का, पिता का कारक है, चंद्र उसी तरह मन का कारक है। चंद्र जिस व्यक्ति का अच्छा होगा, वो व्यक्ति शांत स्वभाव के होंगे। सूर्य भगवान जितना सफर 1 महीने में करते हैं, चंद्रमा उतना 2.25 दिन में कर लेता है। इसीलिए चंद्र बल को बहुत महत्व दिया ज्योतिष शास्त्र ने। गोचर में चंद्र से ही सब कुछ जाना जाता है। जो राशिफल आप देखते हैं वो चंद्र से ही जाना जाता है। आप ऐसे अपनी कुंडली देखते हो, अगर 1 नंबर साइन पे मून लिखा है या चंद्र लिखा है, तो आप सोच लीजिए आपकी राशि एरीज है, मेष है। 2 नंबर साइन पे लिखा है तो आपकी राशि टॉरस है, या वृषभ है, वृक्क है। ऐसे ही 3 नंबर पे जेमिनी है, मिथुन है। 4 नंबर पे कर्क है, कैंसर है। ऐसे ही दोस्तों क्रम से आप जान सकते हैं कि जहाँ चंद्र है वो आपकी राशि होगी। चंद्रमा, मून वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। जहाँ नंबर 2 लिखा होता है वहाँ उच्च का चंद्र माना जाता है। और वृश्चिक राशि में चंद्र नीच के हो जाते हैं। उच्च का चंद्र जिस कुंडली में होता है दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र आपके 2 नंबर पे आता है, तो आप सोचिए कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सबसे बलवान कुंडली है, क्योंकि चंद्र से ही सब बात चलती है। जिसकी विल पावर जितनी स्ट्रांग होगी, मनोबल जितना स्ट्रांग होगा, वो बड़े से बड़े उपद्रव को भी बिल्कुल दूर कर देगा। सूर्य उच्च का है तो आप में हिम्मत देगा, शक्ति देगा। सूर्य ने हिम्मत दी, शक्ति दी, शरीर को बल दिया, तेज दिया। और चंद्रमा ने मन को और शक्ति दे दी। अगर सूर्य भी स्ट्रांग है, चंद्रमा भी स्ट्रांग है, तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे।
चंद्र व्यक्ति के मन को प्रेजेंस ऑफ माइंड देता है। चंद्र वाले व्यक्ति किसी भी चीज को बहुत जल्दी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आप जितने भी संवेदनशील प्राणी देखेंगे, इमोशनल लोग देखेंगे, वहाँ चंद्र का ही हाथ होगा। ऐसे ही दोस्तों, चंद्र की जब कलाएं बढ़ती हैं, कम होती हैं, तो समुद्र पे आप उसका असर देखते हो, ज्वार भाटा आता है। जब चंद्र उच्च का नीच का होता है तो मानसिक रोगी जो होते हैं उनके मनोबल में बदलाव आता है। कभी कभी बहुत हाइपर हो जाते हैं और कहीं कहीं बहुत सैड हो जाते हैं। आपकी कुंडली में भी दोस्तों, आपकी जन्म राशि से, जैसे आपकी वृश्चिक राशि है या मेष राशि मान लीजिए, तो आपसे जब चंद्र 4th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में आएगा तो आप जरूर सैड होंगे। कभी कभी आप सोचते हो कि क्या हुआ, आज सैड क्यों हैं, उदास क्यों हैं, तो उस दिन चंद्र थोड़ा कमजोर होता है, चंद्र वीक होता है आपका। चंद्र जैसे माता का कारक है। अगर चंद्र उच्च का होगा तो आदमी को माँ का प्यार बहुत मिला होगा। माता तो सब अच्छी हैं। चंद्र अच्छा होगा तो माँ ने बहुत बढ़िया ढंग से परवरिश की होगी। चंद्र दूर है तो माँ से दूर रहना पड़ा होगा बच्चे को। कहीं हॉस्टल में रहा हो, कहीं किसी संबंधियों के पास रहा हो, कहीं किसी रिश्तेदारों के पास रहा हो। चंद्र इमेजिनिंग पावर गजब की देता है। जिन लोगों का चंद्र अच्छा है उनकी इमेजिनिंग पावर बहुत बड़ी होती है। बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट, डायरेक्टर, बड़े बड़े संगीतकार, आर्टिस्ट चंद्रमा से प्रभावित होते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, अगर चंद्र यही नीच का हो गया तो सब चीज विरोध में चली जाती है। चंद्र नीच वाला व्यक्ति बहुत जल्दी परेशान होगा। मानसिक रूप से उसके मन में बहुत उथल पुथल रहेगी। वो ऊपर से अच्छा भी दिखाई देगा, शांत भी दिखाई देगा, अंदर से चंद्र उसको चैन नहीं लेने देगा, शांति नहीं देगा। बिल्कुल खराब चंद्र वाला व्यक्ति जो है उसकी काम करने की शक्ति कम हो जाती है, मानसिक उलझन में उलझता रहता है। चंद्र नीच का शक्तियों को क्षीण करता है, उसका वक्त बर्बाद होता है। तो जो चंद्र जिनका दोस्तों अच्छा नहीं है वो लोग क्या करें, इसकी हम विस्तृत चर्चा में चलेंगे। तो ज्योतिषी लोगों को अच्छा लगेगा पर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको जैसे कुंडली को देखते हैं तो आप नहीं समझ पाते हैं। जिनका चंद्र कमजोर है उनको सोमवार का, मंडे का फास्ट करना चाहिए, पूर्णिमा का फास्ट करना चाहिए, चंद्र को वाइट चीज़ें दान करनी चाहिए, शंकर भगवान को दूध से स्नान कराना चाहिए। कभी कभी परिवार में मैंने देखा कि एक व्यक्ति का चंद्र नीच का है, घर में और भी किसी का चंद्र नीच का है, तो उस घर में सैडनेस ज़्यादा रहेगी। तो वहाँ आप स्फटिक का घर में शिवलिंग रखें, प्रतिदिन शिव भगवान को स्नान कराएं, प्रतिदिन शिव जी का ध्यान करें तो घर में शांति रहेगी। वाइट चीज़ें दान करना, वाइट कपड़ा पहनना, वाइट मोती पहनना चंद्र की शक्ति को बढ़ाता है। अगर दोस्तों चंद्र बहुत आपका क्रूर है, खराब है, चंद्र में आपको लगता है कि परेशानी हो रही है आपको, तो आप मोती जरूर धारण करें। मोती की माला सबसे अच्छी है धारण करनी, और चंद्र के मंत्र का पाठ करना, जाप करना अच्छा है। पर सबसे अच्छा है कि ओम नमः शिवाय का जाप करें जिनका चंद्र खराब है। और चंद्र के लिए मंडे को वाइट चीज़ें दान करें,
शंकर भगवान के मंदिर में जा कर के ध्यान करें, प्रार्थना करें। और बहुत से दोस्तों छोटे छोटे उपाय हैं जो, जैसे कुछ चीज़ें चलते पानी में डालें, नदी में डालें, तो अमेरिका में पॉसिबल नहीं है आप डाल पाएँ। चीज़ें डालने जाएंगे, साथ में कभी कभी टिकट भी मिल सकती है। और ध्यान करना दोस्तों, मेडिटेशन करना सब बीमारियों का समाधान है, कितनी भी ग्रहों की बीमारियां हैं। चंद्र से संबंधित जो रोग होते हैं, कभी कभी जो जिनका चंद्र नीच का होता, कोल्ड हो जाता बहुत जल्दी, उनको चेस्ट की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी कभी चंद्र अंदर से जैसे वायु रोग जैसा दे देता है। उच्च का चंद्र है तो ऐसी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर देता है। जिन बेटियों का ऐसे चंद्र नीच का होता है, तो जब ससुराल में जाती हैं तो उनकी परिवार में उनकी मदर इन लॉ से थोड़ी अनबन हो जाती है, जहाँ कभी कभी विचारों में फ़र्क आ जाता है। तो उनको भी मोती पहनना चाहिए, मंडे के फास्ट करने चाहिए। अगर घर में सास बहू का चंद्र नीच का है तो पूनम के दिन श्री सत्यानारायण भगवान की पूजा करें, उपासना करें, बहुत अच्छा है। चंद्र उच्च का सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र उच्च का है तो जातक प्रजात में लिखा है कि उसकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति इतना सक्षम होगा कि सब नेगेटिव के ऊपर काबू पा लेगा। अगर चंद्र उच्च का होकर के त्रिक भाव में चला गया, त्रिक भाव में 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, तो और ख़राब बात हो सकती है। ज़्यादा दोस्तों जानकारी चाहिए तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। बस चंद्र के बारे आज इतना ही, फिर नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मंगल के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दें। माँ बहुत कृपा करे, बहुत शक्ति दे, बहुत आगे बढ़ें। नमस्कार। कार्यक्रम एक और विज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं और उसे निभाते हम यहाँ इस जहान में हैं। लेकिन क्या कारण है कि कुछ जोड़ियां बनने से वंचित रह जाती हैं, कुछ जोड़ियां बन ही नहीं पाती हैं, या फिर एक व्यक्ति को अपने स्पाउस की तलाश में जिंदगी बिता देनी पड़ती है। यानी कहीं इन जोड़ियों में कुछ न कुछ खलल, कुछ न कुछ ऐसी बात रहती है जो कि ऐसा कुछ होता है। और जोड़ी बन पाए, सही व्यक्ति के पास पहुंच पाए, इसके लिए क्या मंत्र साधना हमारी कुछ मदद कर सकता है? स्पिरिचुअलिज्म का इसमें क्या योगदान है? चलिए आज इसी विषय पर हम करते हैं बात, और इसी विषय पर विस्तार से जानने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया परना जी। दर्शकों जय माता दी, नमस्कार, प्रणाम। हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें विवाह संस्कार का एक बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा संस्कारों पर निर्भर करती है। कहते हैं जब शादी करनी है तो परिवार की अमीरी को मत देखना, संस्कार देखना कि बच्चे के संस्कार कैसे हैं। संस्कार मीन उसकी परवरिश किस ढंग से हुई है, उसका लालन पालन किस ढंग से हुआ है। और आप बात कर रही हैं कि कुछ जोड़ियां वंचित रह जाती हैं, और ऐसा देखने को मिलता है जो वंचित रह जाती हैं वो भी परेशान हैं, जिनकी शादी हुई वो भी परेशान है, दोनों ही परेशान हैं। पर चलो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपर्णा जी के साथ। जी, और शादी स्वामी जी एक ऐसी परिभाषा है जिसने कर ली शादी वो भी नहीं समझ पाया, और जिसने नहीं की वो ये कहता है कि भाई शादी कर ली होती तो शायद समझ जाता। तो स्वामी जी, यदि हम उन जोड़ियों की, उन लोगों की बात करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए हैं जो कि ये बताते हैं कि शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी समय बीत जाता है। एक मेल हमारे पास ऐसा आया है जिसमें लड़के की शादी को लेकर माँ बहुत परेशान है, बहुत सारी पूजा पाठ आराधना कर रही है। 40 के करीब लड़का हो गया है, यूएस में ही सेटल्ड है, लेकिन अभी तक उसको अपना जीवन साथी नहीं मिल पाया है।
ऐसी स्थिति में जो आज के समय में जो लेट मैरिजेस हो रही हैं, समय इतना ज्यादा लग रहा है अपने जोड़ीदार को ढूंढने में, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जैसे शुरुआत में मैंने कहा अपर्णा जी, इसके पीछे जो कारण है वो मेन संस्कार ही हैं। और संस्कार परिवार से भी मिलते हैं आपको और समाज से भी मिलते हैं आपको। संस्कार बड़ों से भी मिलते हैं, तीर्थ स्थानों से भी मिलते हैं। एक हिंदुस्तानी भारतीय व्यक्ति को गुड़ती में मिलता है कि बड़ों के पाँव छूना है, बड़ों के साथ तमीज से बात करनी है, और वही चीज आपको बाहर नहीं मिल पाती। और जहाँ पे जिस देश में रह रहे हैं हम लोग, जो कार्यक्रम आप देख रहे हो, उसमें अच्छी चीज़ें हैं, सच्चाई है, जहाँ पे बहुत सच बोलते हैं, इंसानियत है, जहाँ पे सबका भला चाहते हैं। आपके पास कुछ है नहीं है तो आपको सब कुछ मिल जाता है। बीमार हो गए तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है आपको ठीक करे, दवाई दे, इलाज करे। आपको नौकरी छूट गई है तो फिर भी आपको कुछ वक्त तक पैसे मिलते हैं, बहुत ध्यान रखा जाता है। पर जहाँ जो कमी आ गई कि पूरा ऐसा सिस्टम है हो गया कि आप भूल जाते हैं अपने आप को भी। जहाँ पैसा कमाने के चक्कर में जहाँ सोचें कि इतने व्यस्त हो जाते हैं बाहरी चकाचौंध में, आप बच्चों को भी सही शिक्षा देना भूल जाते हैं, तो बच्चे अकेले रहना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए जिस देश में ऐसी स्थिति हो, 70-70 साल के व्यक्ति हों, तो उनको पूछें भैया आप क्या करते हो, आपके बच्चे हैं, तो बोलते हैं 2 बच्चे, एक डॉक्टर है बच्चा, एक बिजनेस कर रहा है, ये मेरा पोतरा पोतरी वहाँ पढ़ रहा है। फिर पूछें आपकी वाइफ का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, बोले मेरी शादी नहीं हुई, शादी की नहीं मैंने। तो जहाँ जिस देश की ऐसी परिस्थिति हो तो हम भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रह पाते। स्वतंत्रता 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 कहीं कहीं दुख देने वाली हो जाती है, कहीं कहीं स्वतंत्रता कष्ट देने वाली हो जाती है। तो जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। शादी मेरे विचार से आपकी ड्यूटी है समाज के प्रति, परिवार के प्रति। शादी एक त्याग है सबके प्रति। शादी कोई एंजॉय करने वाली बात कम है और समाज के प्रति दायित्व तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई लव मैरिजेज होती हैं तो लड़का पहले ही कहता है भैया तुम्हें तारे ले ला दूंगा, आसमान से चांद ला दूंगा, जो चाहिए ला दूंगा, चिंता नहीं कर। लड़की भी कहती है कोई नहीं, तू मुझे इशारा करेगा तो भागी चली आऊँगी। जब प्रैक्टिकली उपदेश के दौर में आती है, ना तो चांद तारे ला पाता है, ना लड़की भागी आती है। वो कहता है लड़का आओ मेरे पास, बोलती रो रहा है ना, तुम्हें तो पता नहीं चल रहा है बेटा रो रहा है, क्या करूं, कैसे आऊं। अच्छा वो कहते चलो मैं आज ना मार्केट नहीं जा पाई, तुम सब्जी भी ले आना, ये ग्रोसरी भी करके आना। बोले नहीं मुझे जॉब में जाना है, कैसे जाऊं। वो तारे वालों चांद वाली बात खत्म हो जाती है। तो जो शादी परिवार की ओर से होती है, जहाँ लव मैरिज में दोस्तों जहाँ सच्चाई है, जहाँ प्रैक्टिकल है, वहाँ पे वो शादी सफल रहती है। जहाँ पे सच्चाई नहीं है वहाँ पे बात टूट जाती है, बात खराब हो जाती है। जैसे जो शादी परिवार में परिवार के लोगों के थ्रू होती है, वहाँ भी थोड़ी थोड़ी सच्चाई होती है, कहीं कुछ % बात होती है। पर जब कोई बात झूठ होती है, या तो शादी टूट जाती है या फिर उसमें वो मिठास खत्म हो जाती है। जिसमें मिठास ना हो तो फिर उसका कोई आनंद नहीं है ना। आप सोचो पति पत्नी में कभी तकरार होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, कभी झगड़ा होता है, तो कुछ क्षणों बाद या कुछ घंटों बाद आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि झगड़ा भी हुआ था। और दोस्तों सबकी लाइफ में होता है ना, तो आप भूल जाते हो कि कभी झगड़ा हुआ था, कभी आर्गुमेंट्स हुए थे। तो वो शादी का आनंद है। मेरा भी अनुभव हुआ, मैं भी भूल जाता हूँ, सभी लोग भूल जाते हैं। और जिस शादी में झगड़ा नहीं होता, आर्गुमेंट्स नहीं होते, तो उसमें भी मजे की बात नहीं है।
वो शादी आपकी जैसमैन नहीं है कि आपको आपकी पत्नी हाँ में हाँ मिलाती रहे, पति हाँ में हाँ मिलाती रहे। जो विवाह संस्कार है वो ऋण मुक्त होने के लिए है। वो संतान पैदा हो, कहते हैं कि व्यक्ति पितृ ऋण से, मातृ ऋण से कब ऋण मुक्त होता है? जब वो उसके संतान पैदा होती है, उसके बाद वो ऋण मुक्त होता है। तो आप बात कर रही हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है। बहुत से केसेज वरना ऐसे आए जिसमें शादी की टाइम वक्त निकल गया बच्चों का। आप सोचें, आप बात कर रही 40 साल की लड़की हो गई और 40 साल तक उसकी शादी नहीं हो पाई, तो आगे बच्चे कैसे होंगे? बच्चों की उम्र चली गई, क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहती है कि कुछ वक्त के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी उस उम्र के बाद में। सभी चीज़ों की एक उम्र होती है ना। कभी कभी तो लड़कियां या लड़के भी इतने नखरे करते हैं, उनको कोई पसंद नहीं आता परना जी। मान लो वो शादी में हर चीज़ ढूंढते हैं, ब्यूटी चाहिए एक जैसे फिल्मी कलाकारों की तरह, हीरोइन की तरह, पैसा चाहिए बिल्कुल बड़े ग्रुप की तरह, उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होएगी कहीं पे भी ना। शादी तो एक कंप्रोमाइज भी है ना परना जी। तो जब वो वक्त निकल जाता है आपका, तो फिर शादी नहीं होती है। फिर आप सोचते हैं भाई क्या किया जाए। आपको होश आती है तो आप 50 साल के हो गए, तो आप कहते हैं मेरे को अच्छा लड़का चाहिए, और अच्छे लड़के का वक्त निकल गया। 40 साल हो गए, अच्छे लड़के का वक्त निकल गया। तो पहले तो हमें ना कारण ढूंढना पड़ेगा कि किस वजह से शादी नहीं हो पा रही, वरना जब कारण मिल जाएगा फिर उसके उपाय हैं। और शादी सच में दोस्तों अहम मुद्दा है। अभी कुछ वक्त ऐसा चल रहा है कि बच्चों की शादी लेट हो रही है। जब लेट होती है शादी तो कभी कभी जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले लिए जाते हैं। घबराएं नहीं, गलत फैसला नहीं लें। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे कि लड़कों की शादी कैसे हो सकती है। जो उनकी शादी में बाधा आ रही है उसके लिए क्या किया जा सकता है। बस आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। माँ बहुत कृपा करे, बहुत शक्ति दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।